7 लोगों की मौत हो गई, यानी कि समझिए पूरी की पूरी फैमिली जो है 330 वो लोगों की मौत, 857 सड़कें बंद, 10,000 हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आसमानी आफत ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। शिमला की बात करें तो यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिसे प्रशासन ने डेंजर जोन की लिस्ट में डाल दिया। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में से 11 जुलाई और 12 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 से 15 जुलाई तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तरकाशी के चमोली में ज़मीन धसकने से 4 लोगों की मौत हो गई तो भूस्खलन की चपेट में आई गाड़ी में दबकर 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी स्क्रीन पर आपने जो विजुअल्स देखे उससे ये स्थिति साफ आप लोगों को पहुंच गई होगी कि हिमाचल में और उत्तराखंड में बरसात के बाद इस समय स्थितियां कैसी हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो पिछले लगभग 2-2.5 महीने में 250 से ज़्यादा लोगों की इन बारिश के कारण होने वाली आपदाओं के चलते इन 2 राज्यों में मौत हो चुकी है। पिछले सिर्फ 1 हफ्ते में ही इन 2 राज्यों में 85 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। आज हमारे साथ में हैं विख्यात भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती। सती सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। और बहुत स्पेसिफिकली आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे डॉक्टर सती से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी भारी तबाही जो लगातार हर बरसात में इन 2 राज्यों में देखी जाती है उसके कुछ पहलुओं को, कुछ एस्पेक्ट्स को अगर हम पिन पॉइंट करके पकड़ सकें तो हम उन रीजंस को गिन सकें कि क्यों इतनी भारी तबाही पिछले कुछ सालों में देखी जा रही है। सती सर, एक अगर हम बारिश के पैटर्न की बात करते हैं तो ये भी हम लोगों ने नोटिस किया है कि कई सारे चेंजेस बरसात के पैटर्न में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन उस पैटर्न के चेंजेस से ज़्यादा उनका जो इम्पैक्ट है, बरसात का जो पिछले कई सालों का जो डेटा रहा है वो ऊपर नीचे होता रहा होगा, लेकिन उससे होने वाले नुकसान का डेटा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। तो उसके अगर कुछ मूल कारणों को कि हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको पिन पॉइंट करके बात कर पाएँ तो सबसे मुख्य कारण क्या समझ में आते हैं? देखिए, बहुत सही बात आपने कही कि बारिश के मिजाज में एक परिवर्तन तो देखा जा रहा है जी, और ये प्रोजेक्शंस भी हैं कि क्लाइमेट चेंज के उसमें ये होगा और बड़ी स्टडीज़ भी इस तरह की आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी कि सडनली आपदाओं की विराटता और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों है जी, 1970 में अलकनंदा में जो बाढ़ आई थी 1970 में, श्रीनगर शहर फॉर एग्जांपल 1970 में उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और उसके बाद खतरे के निशान के ऊपर 1970 के बाद 1998 में आया अलकनंदा का जलस्तर। बारिशों में कोई अप्रत्याशित चेंज ऐसा नहीं आया, जो रिदम है, जो जितना वेरिएशंस का डायमेंशन हो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बहुत अप्रत्याशित नहीं हुआ। 1998 के बाद जैसे 2000 बना, 2002-3 के बाद आप इस तरह की कम से कम 5 घटनाएं 2023 तक ऐसा देख सकते हैं कि अलकनंदा में बाढ़ का स्तर खतरे के निशान से ऊपर गया। सिर्फ 1 दशक में ही 5 बड़ी घटनाएं देख 2 दशक में 2 दशक में 2010 का, 2013 का, 2018 2023 का तो आप देख ही रहे। इसके अलावा भी 2-3 और घटनाएं हुई, ये अलकनंदा की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा भागीरथी में भी आप देखेंगे तो 1979 में कनोडिया गाड़ी त्रासदी हुई जिसको उत्तरकाशी में बाढ़ आई। उसके बाद आती रही, जैसे उसमें असी गंगा के कैचमेंट्स में बारिशें आती थी, वहाँ से भी फ्लैश फ्लड्स आई। उसके बाद 2005 के बाद तो खैर टिहरी डैम ने काफ़ी कुछ एकोमोडेट किया, तो बहुत सारी चीज़ें तो टिहरी डैम ने छुपा दी। लेकिन जो आपदाओं की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हम देखें, उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिमालय इस इलाके में और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, वो सीधे 2000 के बाद ज़्यादा देखी जा रही है। और ताजुब की बात यह है कि 2000 मतलब इसको कोई इंसिडेंस नहीं बोलेंगे आप, इस एक सामान्य सी बात है कि 2000 के बाद ही जो विकास के नाम पर उत्तराखंड सहित और हिमाचल और उत्तराखंड में और खासकर उत्तराखंड जब से अलग स्टेट बना, हाँ जब से सेपरेट स्टेट बना तब से सड़कों के रूप में और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के रूप में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि टॉरेंशियल रेंज तो हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से ये सब अप्रत्याशित हो रहा है।
इसमें हो क्या रहा है कि जो गादें, जो मलबा पैदा हुआ, जो उसके बाद जो बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण जो डिस्पोज ऑफ किया गया स्लोप्स में, वो बेतरतीब घाटियों में जो रख दिया गया, वो घाटियों में वो पानी के साथ मिलकर उसका आकार भी बढ़ा रहा है, उसका डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसकी घातक क्षमता बढ़ा रहा है, और इस वजह से बार बार खतरे के निशान से ऊपरी क्षेत्रों में ही नदियां आ रही हैं। ये आप अब 1 to 1 मैच करने लग गया है, बिल्कुल ये आप साफ साफ दिखने लग गया है। जो लोग बोलते थे कि विकास का और ये कोई बहुत डायरेक्ट वो नहीं है, अब सीधे सीधे कनेक्शन दिखने लग गए। ये हिमाचल में भी हो रहा है। तो अब इस बात को, क्लाइमेट चेंज को कल्प्रिट मानना बहुत सतही बात हो जाएगी, और एक तरह से इसको दैव योग पर ज़्यादा छोड़ने की बात हो जाएगी। इसमें कल्प्रिट ज़्यादा मानव है, हमारी गतिविधियां हैं जो इस बीच बढ़ गई हैं। हिमालय की सेंसिटिविटी हमने नहीं देखी, हिमालय के जो स्लूप्स हैं उनकी फ्रेजिलिटी हमने नहीं देखी, संवेदनशीलता नहीं देखी, और हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पहले तय कर दिए कि प्रोजेक्ट बनेंगे। उसके बाद डीपीआर तैयार हुई, बहुत सतही काम हुआ उनमें, और उसके बाद डीपीआर वगैरह के बाद जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनका भी बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है। इस बात को कोई भी, चाहे वो उसके पक्ष में है चाहे विपक्ष में, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। ये इतना अकाट्य सत्य है जी। और अभी एक बहुत रिसेंटली अभी पायनियर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट में हिमाचल के फिगर्स दिए गए हैं, हिमाचल का डेटा दिया गया है कि हिमाचल में 23 में से 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ने क्लियर वायलेशन किया नॉर्म्स का। ज़रूरत से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, पानी छोड़ने से पहले कोई वार्निंग्स नहीं दी गई, ना हुटर बजाए गए, न वार्निंग देने के लिए, बल्कि जो नॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ हुटर नहीं बजाएंगे बल्कि बाकायदा रिकॉर्डेड वॉइस में लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि खतरे के निशान से पानी ऊपर आने वाला है या ज़्यादा पानी डैम से छोड़ा जाने लगा है। आप प्रॉपर खतरे के निशान को मार्क करेंगे, और वो क्लियर वायलेशंस हिमाचल में इस वक्त देखे गए हैं, जिनकी वजह से नीचे के स्लोप्स में पंजाब तक बहुत भारी तबाही हुई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का लगाया जाना, और जैसा कि आप ही ने हमारे संभवतः एक बार पहले इंटरव्यू में ये बात कही थी कि जिस वक्त हम लोग इस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं या जिसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, उस वक्त हम बहुत असंवेदनशील हो जाते हैं और ये देखते ही नहीं कि इसके आगे रिपरकशंस क्या होंगे। लेकिन एक तो वो पहलू तो है ही, लेकिन जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें भी कई तरह की लापरवाहियां जो हैं इन डैमेजेस को लगातार बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि देखिए फॉर एग्जांपल श्रीनगर डैम का जी मामला, उन्होंने बिना किसी क्लियरेंस के, बहुत कहीं परमिशन नहीं थी, उसने हाइट बढ़ाई, अपने आप बढ़ाई, उसमें ज़्यादा पानी अकोमोडेट किया। और 2013 की आपदा में हमने देखा कि चाहे विष्णुघाट वाला, पांडुकेश्वर वाला प्रोजेक्ट हो इसका जेपी का, चाहे वो श्रीनगर वाला प्रोजेक्ट हो, या उधर और मंदाकिनी वैली में जाए तो उन प्रोजेक्ट्स में हो, उन्होंने उस दौरान बहुत असंवेदनशीलता के साथ पानी आनन फानन में छोड़ा। और उसकी वजह ये संयोग नहीं है, 2013 की आपदा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के इमीडिएट डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा डैमेज हुआ, इंक्लूडिंग श्रीनगर, इंक्लूडिंग पांडुकेश्वर, इंक्लूडिंग कुंड। ये जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे उत्तराखंड में, और मैंने तो ये तक देखा, दारमा वैली देखो, काली वैली देखो, इन सारी वैलीज में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कहीं ना कहीं रोल है। ये बात सच है कि इतना पानी एकोमोडेट जितना करना चाहिए, जो उसका एक जैसे प्रोटोकॉल है कि कैसी बारिश की कैसी दशा में पानी छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, इसका कोई संवेदनशीलता के साथ उसका पालन नहीं किया जाता है। वार्निंग सिस्टम नहीं है, वार्निंग सिस्टम नहीं है कि जो पहले बता दें कि भैया इस तरह की स्थितियां आने वाली, ये नहीं है। आपने 2021 की 7 फरवरी की आपदा में देखा कि ना तो वार्निंग सिस्टम है, फ्लड की वार्निंग, फ्लैश फ्लड की वार्निंग सिस्टम नहीं है। अगर उस टाइम पे अगर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पे अगर उस समय वार्निंग सिस्टम होता तो शायद तपोवन वालों की इतनी जान नहीं जाती जी। तो ये सर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़े लेवल पे वायलेशंस कर रहे हैं जी, और इसमें सरकारों को भी पता है। सरकारों पर क्या होता है ना, हमारे देश में एक अजीब तरह की असंवेदनशीलता है। जिस समय कुछ हो रहा है, अखबारों की सुर्खियां बन रही, सब कुछ, उस टाइम पे तो सारे हाथ पांव मारते हुए दिखेंगे, उसके बाद फिर सुनिंग हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि लॉन्ग टर्म कोई इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाते जी। और सर एक बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली पिछले एक सदी में हम लोगों ने न जाने कितने लीप फॉरवर्ड हम लोगों ने तरक्की की है साइंस की दुनिया में। आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्पेकुलेट कर पाते हैं, और मेट डिपार्टमेंट कम से कम बारिश की संभावनाओं को से लेकर के तमाम चीज़ों के बारे में पूर्वानुमान, लगभग सटीक पूर्वानुमान दे देता है। उसके बावजूद भी इतना ह्यूमन लॉस
और जान का खतरा, चलिए ये हम मान सकते हैं कि जो रिवर बैंक्स हैं उसके आसपास ही प्रॉपर्टीज़ बना दी गई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को नदी जब वापस अपना क्लेम करने पे आएगी तो सब कुछ उनको बहा ले जाएगी। लेकिन इतना जो ह्यूमन लॉस जो हो रहा है कि हम इतना तरक्की करने के बाद भी यदि इंसानी जान नहीं बचा पा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं? ये कारण यही है राहुल कि देखो, हिमालय के बारे में जी आप जितना ही तकनीकी के तौर पर जितना एडवांस हो जाए, चाहे वो भूकंप के मामले हो या स्लोप्स की संवेदनशीलता के मामले में हो, भूस्खलन के बारे में, इतना कभी नहीं हो सकता कि स्लोप दर स्लोप आप सटीक चीजें रखो। आप गाड़ी चला रहे हैं, बारिश आ गई, आपको पूर्वानुमान भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि लैंडस्लाइड इस समय अगले वाले में आने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों का अच्छा फिर क्या है कि इसके लिए एक तरीका ये है कि स्लोप्स को कोई ऐसी, देखो विकास तो चाहिए, विकास के बगैर तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन संवेदनशीलता स्लोप इसके सेंसिटिविटी को एक्नॉलेज करते हुए, उसको कंसिडर करते हुए कम से कम छेड़छाड़ के साथ विकास। फॉर एग्जाम्पल चारधाम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा इस समय आर्गुमेंट भी है, और इस समय जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का इतनी चौड़ी सड़क न बनाने के मामले में जिन्होंने अपना पक्ष रखा कि नहीं होना चाहिए, विरोध किया इस चौड़ीकरण का, उनके पास सबसे सॉलिड इस समय तर्क है, और उसके काटने के लिए जो इनके पक्ष में थे इस चौड़ीकरण के, उनके पास एक भी कोई तर्क नहीं है। तर्क इसलिए नहीं है, जब आप चौड़ीकरण की बात करते हैं, चौड़ीकरण का मतलब ये तो ज्यादा ट्रैफिक जाए, ज्यादा ट्रैफिक का मतलब अब तो जाम नहीं लगने चाहिए था। ज्यादा ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा गाड़ियों को सुविधाएं दे रहे हैं आने जाने के लिए, तो जाम क्यों लगे? जाम इसलिए लगे कि आप ज्यादा ट्रैफिक को तो इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रैफिक आफ्टर ऑल कहीं एकोमोडेट भी तो होगा, कहीं रुकेंगी भी तो गाड़ी। आप पहाड़ में बताइए 2,500-3,000 हजार छोड़िए, 1,400-500 गाड़ियों का एक साथ कहीं पे पार्किंग करने का कोई पे रूम है आपके पास, कोई स्पेस है? लिहाजा क्या हुआ कि जो अतिरिक्त ट्रैफिक आया चौड़ी रोडें देख के, वो सड़कों में रह गया, क्योंकि पार्किंग कहीं थी नहीं, तो जाम ज्यादा लगा। उल्टा हुआ। जो प्रोजेक्टेड था कि सुविधाओं के लिए जाम न लगे इसलिए ज्यादा चौड़ीकरण किया जा रहा है, उल्टा हो रहा है। हाँ। उसके कारण ज्यादा जाम लग रहा है। दूसरी बात क्या हो गया, जिन सड़कों पे 600 गुना ज्यादा लैंडस्लाइड ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उनके आकार बढ़ गए, और उनकी प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत बुरी तरह से इंटर हुई। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट आप बता नहीं सकते कि आज की हालत ये है कि साकनीधार से लेकर और शिवपुरी के बीच में कम से कम 8 से 9 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सड़क पूरी तरह से डैमेज है, और ये इतना आप उनको टेम्परेरी मेंटेन कर सकते हैं, और फिर आप पहाड़ खोदेंगे, फिर और खोदेंगे उसको, लेकिन ये नासूर बहुत समय तक रहने वाला है। और कई लैंडस्लाइड इसमें ऐसे भी हैं जो शायद क्रोनिक रहेंगे, जैसे कैलाश लैंडस्लाइड है, जैसे नंदप्रयाग वाला लैंडस्लाइड, जैसे पांडुकेश्वर वाला लैंडस्लाइड, पातालगंगा वाला लैंडस्लाइड्स है। इस तरह के लैंडस्लाइड्स जो कि परमानेंट रहने वाले हैं। अब एक आध जगह तो तुमने, चलो चौड़ीकरण में तुमने कैलाश के लिए तो तुमने क्या किया कि अलाइनमेंट चेंज कर दिया, कहाँ अलाइनमेंट चेंज करो, और उसकी क्या गारंटी है जहाँ अलाइनमेंट चेंज किया वहाँ नहीं होगा। तो आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इस बात को मैं यही नहीं रुक रहा हूँ, मैं ये हाइड्रो पावर के केस में आपने संवेदनशीलता की अति करती असंवेदनशीलता की, ये चौड़ीकरण में देखो सबसे बुरे हाल हिमाचल में ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के, और आप बात बोलते हैं इसको ऑल वेदर रोड। आजकल इस वेदर में अगर कोई रोड काम आ रही है तो जो लूप लाइन है, जो पुरानी है, के माध्यम से लोग जान बचा रहे हैं, तो ऑल वेदर रोड वो है कि ये जी सही। मैं ये कह रहा हूँ, और इसके अलावा भी है राहुल, एक बहुत खतरनाक बात है, आपने पूरा बद्रीनाथ उजाड़ दिया है। बद्रीनाथ का पूरा इलाका आपने खोद दिया है, मास्टर प्लान के तहत खोद दिया है। आपने केदारनाथ में उसको पुनर्निर्माण के नाम पर इतने बड़े कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, सेंसिटिविटी नहीं था। जो इंजीनियर्स हैं जो उसको देख रहे हैं, पता नहीं कौन इस बात को, ये दुर्बुद्धि कौन दे रहा है कि इतने लेवल पे नहीं करना चाहिए। अभी दुनिया भर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित जर्नल्स में ये स्टडीज आ रही हैं कि जो हायर हिमालयन जोन है, जहाँ हायर हिमालयन वैलीज में जहाँ पहले ग्लेशियर्स थे, वो ग्लेशियर्स के रिसेशन के कारण उन ग्लेशियर्स ने वैलीज के पैरेलल समानांतर दोनों तरफ बहुत बड़ी तादाद में गाद छोड़ दी है, जिसको कहते हैं हिमोड अवसाद मोरेन्स। वो मोरेन्स
एक स्टडी तो ये आई जी। है। दूसरी स्टडी ये आई है कि जहाँ पहले ग्लेशियर्स होते थे, जहाँ पहले बर्फबारी होती थी, वहाँ अब बहुत बड़ी तादाद में बारिश हो रही है। उस बारिश के कारण वो जो लूज मटेरियल ग्लेशियर्स के पीछे खिसकने से जो रुका हुआ जो था, रिमेनिंग वो मोबिलाइज हो रहा है। वो मोबिलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ज़्यादा दूर न जाए, बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, तो ये चारों की चारों धाम खतरे में। उसके अलावा जो खैर हिमालय में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके भविष्य, अभी एक पेपर आया है नेचर जियो साइंस में 2021 में, वो उसने बताया है, उसने कैटेगरिकली बताया है कि किस तरह से ये खैर हिमालय के जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये पूरी तरह से खतरे में। और उसके कई कारण, 3-4 कारण उन्होंने प्रमुख बताया कि एक तो वो जो इवैक्यूएट हो रहा है, जो वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है ग्लेशियर्स का, उसके कारण जो स्लोप एक्सपोज हो रहे हैं, वो स्लोप एक्सपोज हो रहे हैं, तो जैसे हमने रोड काटते हुए स्लोप एक्सपोज किया तो लैंडस्लाइड हुआ, वैसे ग्लेशियर के सिंक होने से जो स्लोप एक्सपोज हो रहे हैं, उनके कारण लैंडस्लाइड हो रहा है। दूसरे उन्होंने कहा कि इसके कारण जो पानी मेल्ट के कारण उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस वॉल्यूम के कारण वो नीचे को आ रही है, वो मोबिलाइज हो रही है, तो वो डिस्ट्रॉय करेगी नीचे के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को। तीसरा उन्होंने कहा कि जैसे मैं कह रहा था कि ग्लेशियर रीजन्स में अब बारिशें देखी जा रही हैं। जिन ग्लेशियर रीजन्स में पहले बारिश नहीं होती थी या बहुत ही कम होती थी, ज्यादातर बर्फबारी होती थी, वहां बारिश हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी ये आई कि उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी झंझावात, पश्चिमी विक्षोभ से सामान्यतः हिमालय या नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर बारिशें विंटर्स में होती थी। अब क्या हो गया है कि ये इनका टेम्पोरल एक्सपेंशन बढ़ गया। ये अब जैसे पहले मॉनसून पीरियड में 1/6 भाग आती थी, जितना मतलब विंटर्स में आ रही है, उसके 1/6 भाग, 6वें भाग के बराबर आती थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इस बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई, और आपको ताजुब हो गया कि इस बात के लिए कई लोग ये इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं कि जो हिमाचल में ज्यादा बारिश आ रही है, जो ईस्टर्न साइड में ज्यादा बारिश आ रही है, और वो वेस्टर्न साइड में ज्यादा बारिश आ रही है, ईस्टर्न साइड में, पश्चिम की तरफ, हिमाचल की तरफ, या उधर पश्चिमी भारत नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो ज्यादा बारिशें आई, या पिछले साल जो बाढ़ आई थी क्या कहते हैं पाकिस्तान में, वो उसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण है, क्योंकि इसीलिए ईस्टर्न साइड में बारिश कम हो रही है। आप जाओगे तो आपको ईस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बारिशें कम मिलेंगी। ये 2013 में भी देखा गया, पिछले साल भी देखा गया। पिछले साल तो अक्टूबर में, पिछले साल और उससे पहले 2022 में, 2021 में, तो अक्टूबर में जाके वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में ज्यादा बारिशें देखी गई, जबकि मॉनसून रिट्रीट कर चुका होता है, वापस चला जाता है। तो मौसम के मिजाजों में परिवर्तन आ रहे हैं, तेजी से भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से विनाश हो रहा है उस तेजी से परिवर्तन नहीं आ रहे। उसमें सबसे बड़ा रोल हम लोगों का एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को अब हर लेवल पे इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और इसके अनुसार अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना ही पड़ेगा। दूसरा अल्टरनेट आपके पास नहीं है। सर, इस प्रोग्राम को हम लोग रैप करें उससे पहले आपने बहुत अच्छे से सम अप किया इसको, जितने जो हमने जो पहला ही सवाल था कि क्या क्या अगर बड़े रीजंस हम गिन सकें, उसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अपने जिस तरह के मॉडल हैं, जिस तरह का एग्जीक्यूशन है, वो बात आई। हम लोग जिस तरह से अपने स्लोप्स को रूट चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरह से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट था। बस आखिरी सवाल, हिमाचल और उत्तराखंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अमूमन आम धारणा ये है कि हिमाचल के पहाड़ उत्तराखंड के पहाड़ों से थोड़ा बेटर सेटल्ड है। ये अमूमन आम लोगों के बीच ये चर्चा रहती है। आप इसका वैज्ञानिक कारण भी बताइएगा कि अब ये माना जाता है कि हिमाचल में तुलनात्मक रूप से उतने नुकसान पिछले कुछ सालों में उतने नहीं हुए जितने उत्तराखंड में हुए। यहाँ हर साल लैंडस्लाइड के केसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ आपदाएं ज्यादा आती हैं, लेकिन इस बार हिमाचल में भी हमने उसी तरह की उसी इंटेंसिटी की आपदाएं देखी, उतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखे। इसका क्या कारण है, और इस वाले तर्क में कितनी हकीकत है कि हिमाचल के माउंटेन्स से ज्यादा फ्रेजाइल उत्तराखंड के माउंटेन्स हैं? इसमें 2-3 चीजें जी, मैं 2-3 मिनट उसमें लूंगा। एक बात तो मैं इस बात को मैं बड़े उससे एक सटायर उसमें कहता हूँ कि जो बरसात का मौसम होता है वो नदियों द्वारा, मानव के द्वारा उसकी जमीन पे जो अतिक्रमण कर दिया गया है, नदियों द्वारा अपनी जमीन जायदाद पे पुनर्विजय की स्थापना का काल भी होता है।
कि नदियां उसको अपना अपना उनके लिए कारगिल दिवस जैसा है, नदियों का कारगिल दिवस है कि अपनी जमीन पे वापस पुनर्स्थापना करना है। एक बात तो ये है कि आपने दो चीजें कही, मौसम के मिजाज का थोड़ा अंतर समझिए। हिमाचल वेस्टर्न साइड, साउथ वेस्ट मानसून ईस्ट से आता है। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में वो नॉर्थ में ईस्ट से आता है, रिबाउंड होके आता है, उत्तर पूर्व से आता है, तब उसके बाद आता है। सबसे ज्यादा जो हिमालय क्षेत्रों में है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसमें करीब करीब 90% 95% बारिश केवल मानसून की होती है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद आता है उत्तराखंड का, जहाँ 80 और 20 का होता है, 20 झाड़ों की बारिश होती है, 80% साउथ वेस्ट मानसून। हिमाचल की तरफ जाके आपका 60-40 का रेशियो हो जाता है। एक बात तो ये है कि झाड़ों में जब बारिश है वो जो बहुत टॉरेंशियल नहीं होती है और उसका फैलाव मतलब पूरे साल भर हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कम होती है। आप उसके कश्मीर में जाओगे तो वहाँ और कम है, वहाँ 80-20 का है, बल्कि 90 और 10% का भी है। अब आपने ये बोला कि इसी के कारण, बारिशों के कारण उत्तराखंड जो है एशिया का डेंसेस्ट ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम है। इतनी सारी तादाद, काली से लेकर और टोन्स तक, ये करीब 16-17 बड़ी नदियां, इतना डेंसिटी के साथ कहीं नहीं है। नदियां ज्यादा होंगी, इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा तो गहराई ज्यादा जाएगी, गहराई ज्यादा होगी तो स्लोप का एंगल बढ़ेगा, स्लोप का एंगल बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। एक बात तो ये है। दूसरा जियोलॉजिकल कारण ये है उसका। और तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर जिस तरीके से तेजी है वो अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। मैं आपको बार बार एक आंकड़ा देता हूँ कि 2000 में हमारे पास केवल 8000 किलोमीटर सड़क थी, आज वो 45,000-50,000 किलोमीटर चली गई, केवल सड़क ही सड़क, 6 गुना से के करीब 5 से 6 गुना। उसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कई गुना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बढ़ गए। उसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट्स आपने इतना बड़ा यहाँ कर दिया है। तीसरी बात यह है कि यहाँ एक बड़ी विशेष प्रवृत्ति है, जो रिबन सेटलमेंट रिवर्स और रोड्स के अलोंग हर जगह होते हैं, लेकिन हिमाचल में गांव बसे हुए हैं। हिमाचल में लोग अपने गांव से माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, उनका कृषि और वानिकी और औद्यानिकी में बड़ा वो कर रहा है, तो वहाँ उस तरह से सेटलमेंट इस तरह से नहीं हुए। यहाँ सब के सब लोग या तो सड़क पे आ गए या वहां से माइग्रेट कर गए, तो जो कंस्ट्रक्शन का घनत्व है ना वो इम्बैलेंस हो गया। ये भी एक कारण मैंने कई जगह देखा। कैसा होता है कि नालों पे एक तो आपके यहाँ बारिश ज्यादा हो रही, टॉरेंशियल रेन्स की इवेंट्स ज्यादा हो रही है, दूसरा आपने उनके नाले ब्लॉक कर दिए। इस तरह की बारिश, तेज बारिश इस समय हिमाचल में आई तो वहां भी होगी। अब हिमाचल में इस बार ज्यादा बारिश क्यों हुई ये मैंने आपको बताया, आपने शायद ये बात पकड़ी कि लोग कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून का जो कपलिंग ये जो बहुत रेयर होती थी ये बहुत बढ़ने लगी। मॉनसून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून के कारण वो इसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश ज्यादा हो रही है। इसलिए आप देखोगे इस बार मिजाज क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पहले हिमाचल में तेज बारिश हो रही, 2 दिन बाद उत्तराखंड में आ रही, उधर से ये पैटर्न उल्टा होता था पहले यहाँ से उधर जाता था। तो अब ये उसके बाद भी हुआ, ये पिछले साल अक्टूबर में हुआ, 2021 में भी अक्टूबर में हुआ, जब भयंकर बाढ़ आई कुमाऊं में आई ना, तो ये बारिशों का मिजाज तो चेंज हो रहा है। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि मौसम परिवर्तन को इसका दोष देना, अपने पल्ला झाड़ना है, अपना पाप से मतलब मुक्ति का एक रास्ता ढूंढना है। बारहमासा को समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने जो इश्यूज अमूमन आम जनता के लिए समझने बड़े मुश्किल होते हैं, जटिल होते हैं, साइंटिफिक टर्म समझ में नहीं आते, उन्हें आप बहुत सहजता से ऑडियंसेस तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बारहमासा से बात करने के लिए। प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा बारहमासा।